हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स ऑडिट किस प्रकार करना है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये समझेंगे टैक्स ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट्स क्या होती हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई कार्ड बटन दिया गया है इस वीडियो में, वहाँ पर जाके भी आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, चलिए समझते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट किस प्रकार करना होता है। फ्रेंड, जब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। इस केस में देखा जाता है कि क्या टैक्स पेयर का किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट होना था। यदि हाँ, तो उस केस में फॉर्म नंबर 3CA में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है और इसके साथ फॉर्म नंबर 3CD का नेक्स्ट लगाया जाता है जिसमें के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका कि जवाब चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना होता है। यदि किसी और लॉ के अंतर्गत ऑडिट नहीं होता है टैक्स पेयर का तो फॉर्म नंबर 3CB में रिपोर्ट इशू करनी होती है जिसके साथ भी फॉर्म नंबर 3CD का नेक्चर लगता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट होना है और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी, तो उस केस में फॉर्म नंबर 3CA में रिपोर्ट इशू की जाएगी, फॉर्म नंबर 3CD साथ में अटैच किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन फॉर्म्स को इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह फॉर्म नंबर 3CA जिसमें कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है जहाँ पे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये सर्टिफाई किया जाता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट किया गया है टैक्स पेयर का और उसे ऑडिट रिपोर्ट भी इसके साथ ही लगानी होती है, यानी कि ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि टैक्स पेयर की कहीं और ब्रांचेस भी हों किसी दूसरी प्लेसेस पर, तो उस केस में टैक्स ऑडिट किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी किया जा सकता है और उस केस में प्रिंसिपल टैक्स ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, यानी कि जो ऑडिटर हेड ऑफिस के द्वारा अपॉइंट किया गया है वैसे कंसोलिडेट करेगा और एक कंसोलिडेटेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 दिया गया फॉर्म नंबर 3CA में, यानी कि जब भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी फॉर्म नंबर 3CA के साथ फॉर्म नंबर 3CD भी अटैच करना होता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत क्वालिफिकेशंस रिपोर्ट कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यदि कोई भी स्टेटमेंट उसे क्वालिफाई करनी है तो यहाँ रीज़न के साथ उसे क्वालिफाई कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट में। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसे बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं जैसे कि ओरिजिनल परचेज इनवॉइस चेक करनी है, बैंक स्टेटमेंट्स, बिल, वॉचर, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पर के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास की गई है। फ्रेंड्स, यदि ब्रांच ऑडिटर के द्वारा टैक्स ऑडिट किया गया है और उसके बेस पर प्रिंसिपल टैक्स ऑडिटर यानी कि हेड ऑफिस में टैक्स ऑडिटर इसे कंसोलिडेट कर रहा है, फॉर्म नंबर 3CD को इशू कर रहा है, तो उस केस में वो ये क्वालिफिकेशन दे सकता है कि इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत उसने वह ऑडिटेड स्टेटमेंट भी काउंट की हैं जो कि किसी और ब्रांच या ओवरसी ब्रांचेस के द्वारा ऑडिट की गई हैं और उसके द्वारा ऑडिट नहीं की गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी टैक्स ऑडिटर साइन करेगा तो उसमें वह अपना मेंबरशिप नंबर भी देगा फॉर्म नंबर 3CD में, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कहा गया है कि इस केस में फर्म का नंबर जो लोड किया गया है ICAI के द्वारा वो भी मेंशन करना जरूरी है। फ्रेंड्स, यदि किसी और लॉ के अंतर्गत ऑडिट नहीं होता है टैक्स पेयर का और टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही होना है तो उस केस में फॉर्म नंबर 3CB में ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। यहाँ पे ऑडिटर को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो उसने एग्जामिन की है वो फॉर्म नंबर 3CB के साथ ही अटैच करनी होती है। इसके साथ ही उसे यह भी देखना होता है कि क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री की है उसके साथ एग्रीमेंट में है। यहाँ उसे सिर्फ यही नहीं देखना होता कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ एग्रीमेंट में है, बल्कि ये भी देखना होता है कि क्या जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बतानी होती हैं, यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज आप बताएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्रांच सिर्फ इम्प्रेस्ड अकाउंट ही मेंटेन करती हो और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करती हो, उस केस में आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज में ऐसी ब्रांचेज को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड, टैक्स ऑडिट को करते हुए यदि टैक्स ऑडिटर की कोई ऑब्जर्वेशन है, कमेंट है या डिस्क्रिपेंसी है, इनकन्सिस्टेंसी है तो यहाँ पे रिपोर्ट करता है पॉइंट नंबर 3A के अंतर्गत, यानी कि क्वालिफिकेटरी नेचर की।
जैसे कि इनकम टैक्स के यदि डेप्रिसिएशन रेट फॉलो नहीं किए गए हैं, इट एक्स्ट्रा ऐसी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ऑडिटर को ये भी सर्टिफाई करना होता है कि टैक्स ऑडिट करने के लिए उसे जो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए वो इसने ले ली है, लेकिन यदि उसने कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से मांगी थी और वो नहीं दी गई है तो उस केस में ऑडिटर यह कंक्लूड कर सकता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउट में है और उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर सकता है या फिर ऑडिटर इसका इफेक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट पर डिटरमिन कर सकता है। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिटर को ये भी बताना होता है कि क्या टैक्स पेयर ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हैं। इस केस में टैक्स ऑडिटर को वॉचिंग करनी है और बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्रीज को चेक करना है ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी और ऑथराइजेशन को चेक किया जा सके। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के चेक करने हैं, इन्वेंट्रीज की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। इसके लिए टैक्स ऑडिटर ICAI के गाइडेंस नोट को रेफर कर सकता है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर, लोन एंड एडवांसेज, miscellaneous expenditure, audit of liabilities, audit of capital and reserves, it extra। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को ये भी बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, ट्रू एंड फेयर व्यू की डेफिनेशन क्या है इसे नहीं बताया गया है, लेकिन ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल फ्रॉड या फिर एरर नहीं हुई है, यानी कि जो पोजीशन बुक्स ऑफ अकाउंट के द्वारा दिखाई जा रही है, जो फैक्चुअल पोजीशन है उसमें मटेरियल डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 3CA में पॉइंट नंबर 4 दिया गया है जो कि यह बताता है कि टैक्स ऑडिटर को फॉर्म नंबर 3CA के साथ फॉर्म नंबर 3CD भी फिल करके अटैच करना है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 में ये बताया गया है कि फॉर्म नंबर 3CD में जो टैक्स ऑडिटर ने पर्टिकुलर चेक किए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट हैं। फ्रेंड, ट्रू एंड करेक्ट के केस में यहाँ पे सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सकती है, जिसके लिए कि ऑडिटर को सिलेक्टिव टेस्टिंग करनी है, यानी कि वर्किंग पेपर मेंटेन करने हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। फ्रेंड, टैक्स ऑडिटर को जब साइन करेगा तो अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पे कोड करना है और उसके साथ ही उसकी फर्म को जो नंबर लोड किया गया है वह भी यहाँ पे कोड करना है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि टैक्स पेयर के मल्टीपल बिजनेस हो, लेकिन टैक्स ऑडिटर किसी एक ही बिजनेस का ऑडिट कर रहा हो और दूसरे बिजनेस की बुक्स उसे उपलब्ध ना कराई गई हो। इसके लिए टैक्स ऑडिटर मेंशन कर सकता है कि उसने उन बिजनेस का ऑडिट नहीं किया है जिनकी के बुक्स ऑफ अकाउंट उसे प्रोड्यूस नहीं की गई हैं। फ्रेंड्स, यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे बिजनेस के रिजल्ट भी इंक्लूड किए गए हैं जिसकी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर के सामने प्रोड्यूस नहीं की गई हैं, तो उस केस में ऑडिटर को फॉर्म नंबर 3CB को क्वालिफाई करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद फॉर्म नंबर 3CD फिल करना है टैक्स ऑडिटर को। सबसे पहले है नेम ऑफ द एसएससी, यानी कि जिस टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। फ्रेंड्स, यदि टैक्स ऑडिट किसी ब्रांच का किया जा रहा है तो उस केस में एसएससी के नाम के साथ साथ ब्रांच का नाम भी मेंशन करना है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 17 चंडीगढ़। फ्रेंड्स, यदि एसएससी कंपनी है तो उस केस में सेकंड पॉइंट में आपको कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। यदि कोई नया एसएससी है तो उस केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यदि टैक्स ऑडिट किसी ब्रांच का किया जाना है तो आपको ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। फ्रेंड, जिस दिन टैक्स ऑडिटर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा है उस दिन तक जो एड्रेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया गया है वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर मेंशन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई स्पेस, कोमा, हाइफन या फुल स्टॉप यूज़ ना करें जब आप यह फॉर्म फिल करें। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत रिपोर्टिंग करनी है वेदर द एसएससी लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, goods and service tax, custom duty, extra. If yes, please furnish the registration number or GST number or any other identification number allotted for the same. फ्रेंड्स, ये टैक्स ऑडिटर के लिए पता करना बहुत मुश्किल है कि टैक्स पेयर को कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल हैं, इसलिए टैक्स ऑडिटर इस केस में मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकता है और उन इनडायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट मांग सकता है जो कि उसके लिए एप्लीकेबल हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल हैं टैक्स पेयर को, उनके लिए जो उसने रजिस्ट्रेशन ली है उसकी कॉपी टैक्स ऑडिटर ले सकता है, जैसे कि जीएसटी यदि एप्लीकेबल है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकता है। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करने के लिए लायबल है तो यहाँ पे ऑडिटर को आंसर यस में देना है और इस केस में टैक्स ऑडिटर को क्लियरली मेंशन करना है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत बनती है। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सर्विस यूनिट्स है, गोदाउन है, तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने हैं और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर करना है।
कई बार फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कस्टम लॉ के अंतर्गत यदि गुड्स बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिटर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की कॉपी ले सकता है। फ्रेंड यदि टैक्स पेयर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है तो आपको उसका जीएसटी नंबर लेना है, और यदि टैक्स पेयर के मल्टीपल जीएसटी नंबर है तो टैक्स ऑडिटर को सभी जीएसटी नंबर जो लोड किए गए हैं एसएससी को उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। फ्रेंड्स इस केस में टैक्स ऑडिटर इस फॉर्मेट में वर्किंग पेपर मेंटेन कर सकता है कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एप्लीकेबल हैं टैक्स पेयर को, और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत स्टेटस मेंशन करना है। यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं आएगा कि टैक्स पेयर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे स्टेटस मेंशन करना है कि क्या टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 6 के अंदर प्रीवियस ईयर मेंशन करना होता है जो कि 31 मार्च को एंड होता है, जिसके लिए कि टैक्स ऑडिट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स बिगनिंग या एंडिंग फाइनेंशियल ईयर का यानी कि प्रीवियस ईयर का डिपेंड करता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अमलगामेशन के केस में डी मर्जर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, न्यू बिजनेस, क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जिस केस में कि टैक्स ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी है, प्रीवियस ईयर रिपोर्ट करना है। असेसमेंट ईयर फ्रेंड्स रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए असेसमेंट ईयर 2021। फ्रेंड्स उसके बाद पॉइंट नंबर 8 के अंतर्गत टैक्स ऑडिटर को ये बताना होता है कि वो किस क्लोज के अंतर्गत 44AB के टैक्स ऑडिट कर रहा है। फ्रेंड्स इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या फिर प्रोफेशन कर रहा है। यदि वो बिजनेस कर रहा है तो क्लोज 44AB सब क्लोज ए, क्लोज 44AB सब क्लोज सी, क्लोज 44AB सब क्लोज ई, फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 44AB या सेकंड प्रोविजन सेक्शन 44AB के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कर रहा है। और प्रोफेशन के केस में एप्लीकेबल क्लोज हैं 44AB सब क्लोज बी एंड 44AB सब क्लोज डी। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है और उसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है ग्रोस सीट, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। यदि उसकी ग्रोस सीट 50 लाख रुपए से कम है तो उस केस में 50% ग्रोस सीट का उसे टैक्स के लिए ऑफर करना होता है। यदि वो इसे कम ऑफर करता है और उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड होती है जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति 44AE, 44BB या 44BBB के अंतर्गत प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम ऑफर करता है, लेकिन इन सेक्शन में रेट दिए गए हैं उससे कम अपनी डीम्ड इनकम दिखाता है, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। फ्रेंड्स 44AD के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल एसएससी है तो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की यदि उसकी टर्नओवर हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। या फिर यदि वो सेक्शन 44AD के अंतर्गत एक बार अपनी इनकम दिखाता है तो अगले 5 सालों तक उसे इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखानी होती है, यानी कि या तो 8% इनकम अपनी टैक्स के लिए ऑफर करनी होती है, 6% यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव की गई है। यदि वो किसी भी एक साल में इसे कम इनकम दिखाएगा तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड कर जाती है जिस पे कि टैक्स नहीं लगता। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि LLP, कंपनी, AOP, उनकी टर्नओवर यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस ईयर में, तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एजेंसी बिजनेस करता है, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसे टैक्स ऑडिट कराना है। या फिर यदि कोई व्यक्ति कमीशन और ब्रोकरेज से अर्निंग कर रहा है और उसकी सेल्स या टर्नओवर ग्रोस सीट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना है। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन भी कर रहा है और उसके साथ बिजनेस भी कर रहा है तो आपको दोनों को क्लब नहीं करना है, क्योंकि प्रोफेशन के केस में लिमिट अलग से दी गई है। जैसे कि हमने डिस्कस किया 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो टैक्स ऑडिट होगा, या 50% ऑफ द डीम्ड इनकम से कम डिक्लेयर करेगा तो टैक्स ऑडिट होता है। लेकिन बिजनेस के केस में यदि टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ही टैक्स ऑडिट होना है। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट एसएससी है और 44AE, 44B, 44BA, 44BB, 44BBB के अंदर कवर नहीं है और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 44B या 44BBA के अंतर्गत आता है तो उसके ऊपर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्रेंड्स इससे आगे की टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।